वेलकम टू द लॉ पिलर। दिस साइड तान्या सिंगर। आज स्टार्ट करेंगे हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के कुछ आगे के टॉपिक्स। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी क्या होता है? नेशनैलिटी इज बेसिकली अ लीगल स्टेटस। कैसा लीगल स्टेटस है? जो कि शो करता है एक कंट्री का कि वो किस कंट्री से, एक व्यक्ति किस कंट्री से बिलोंग करता है, ये बताती है नेशनैलिटी। और ऐसा क्यों जरूरी है? सबसे पहले समझना ही पड़ेगा कि नेशनैलिटी से होता क्या है, ऐसा क्या डिसाइड होता है कि हमें नेशनैलिटी डिसाइड करनी पड़ती है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति एक कंट्री का नेशनल है तो कंट्री जो बहुत सारे लॉज बनाती है वो उस पर एप्लीकेबल हो जाते हैं। लॉज ऐसे जो कि लीगल लाइबिलिटी भी डिसाइड करते हैं और लीगल प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो किस व्यक्ति को लीगल प्रोटेक्शन मिलना है और किसकी लाइबिलिटी आनी है, ये वहां के लॉज बताएंगे। और लॉज एप्लीकेबल होते हैं वहां के नेशनल पे। तो नेशनैलिटी क्या बताती है? लीगल स्टेटस बताती है। किस चीज का लीगल स्टेटस? जो ये बताता है कि एक व्यक्ति किस कंट्री से बिलोंग करता है, क्योंकि वही ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन डिसाइड करने के लिए और लीगल प्रोटेक्शन किसको मिलेगा ये डिसाइड करने के लिए। और एक व्यक्ति कैसे बनता है वहां का, एक कंट्री का नेशनल, एक प्लेस का नेशनल कैसे बनता है? तीन तरीके हैं, बाय बर्थ, बाय इनहेरिटेंस और बाय नेचुरलाइजेशन, जो हम आगे बहुत डिटेल में देखेंगे कि एक बर्थ से, नेचुरलाइजेशन से और इनहेरिटेंस से कोई व्यक्ति वहां का नेशनल कैसे बन रहा है। तो एवरी स्टेट डिसाइड अकॉर्डिंग टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हु कैन बिकम इट्स नेशनल। हर कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन या वहां के लॉज के थ्रू डिसाइड होता है कि एक कंट्री का नेशनल कौन हो सकता है या नहीं हो सकता है। वहां के रूल्स डिसाइड करते हैं बेसिकली कि वहां का नेशनल कौन होगा और कौन नहीं। अगर हम फैनविक की डेफिनेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो बहुत आसानी से बता देती है कि नेशनैलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है और नेशनैलिटी होती क्या है, तो ये बोलते हैं कि ये एक ऐसा बॉन्ड है, ये एक ऐसा बॉन्ड है जो कि बताता है पर्सन का कि कौन वहां का स्टेट का कौन नेशनल है, एंड गिव्स हिम प्रोटेक्शन फ्रॉम दैट स्टेट व्हाइल आल्सो इंपोजिंग लीगल ऑब्लिगेशंस। तो तीन चीजें ये बताता है। सबसे पहले बताता है कि बॉन्ड बिटवीन पर्सन एंड द स्टेट। दूसरा बताता है कि जो बॉन्ड है उस बॉन्ड की वजह से वहां के लॉज से उसको प्रोटेक्शन भी मिलता है, वहां किसी भी चीज से प्रोटेक्शन भी मिलता है और लीगल ऑब्लिगेशन भी डिसाइड करने में हेल्प होती है। तो मेन पॉइंट्स क्या हो गए? क्रिएट्स अ लीगल बॉन्ड, दूसरी बात गिव्स प्रोटेक्शन बाय द स्टेट, तीसरी बात इंपोजेड ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस ऑन द इंडिविजुअल। तो तीनों चीजें, सबसे पहले बॉन्ड बता रहा है बिटवीन द पर्सन एंड द स्टेट, दूसरी बात प्रोटेक्शन दे रहा है स्टेट के द्वारा, क्योंकि स्टेट अपने इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करती है हर चीज से, तो वो प्रोटेक्शन भी उसी को मिलेगा जो वहां का नेशनल है स्टेट के द्वारा। और तीसरी बात, अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशन आती है तो भी उसी व्यक्ति के ऊपर आती है जो वहां का नेशनल है, और कौन से लॉज के हिसाब से आएगी, लॉज कौन से अप्लाई होंगे जहां का वो नेशनल होगा। तो यही है इंपॉर्टेंस नेशनैलिटी का। अब देख लेते हैं हम कि जो नोटे बोहेम केस था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनैलिटी में, इसमें क्या हुआ था। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि नेशनैलिटी जो होती है वो एक व्यक्ति, क्योंकि इस केस में ये डिसाइड करना था कि एक व्यक्ति दो जगह पे था, तो वो कहाँ का नेशनल माना जाएगा, किस प्रोसेस के थ्रू उसकी नेशनैलिटी डिसाइड होगी। तो कोर्ट ने ये बोला था कि नेशनैलिटी तब एग्जिस्ट करती है जब व्हेन अ पर्सन इज मोर क्लोजली कनेक्टेड विथ वन स्टेट। क्योंकि भले ही वो दो स्टेट्स में है या दो स्टेट में स्टे कर रहा है, पर नेशनैलिटी डिसाइड करने के लिए हम ये देखेंगे कि कौन सी कंट्री के साथ ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है। तो इस केस का जो मेन क्रक्स है वो यही है कि नेशनैलिटी डिसाइड करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? क्लोज कनेक्शन। जितना ज्यादा उस व्यक्ति का क्लोज कनेक्शन जिस कंट्री के साथ होगा, जिस स्टेट के साथ होगा, मान लिया जाएगा कि वो वहीं का नेशनल है। तो ये कौन सा केस है? नोटे बोहेम केस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा गया है कि नेशनैलिटी का केस नोटे बोहेम का केस है या नहीं है, या फिर क्रोनोलॉजी में केस भी कई बार लगाने के लिए आया है। अब आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनैलिटी का कंसेप्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनैलिटी में बहुत सारी चीजें हैं, हम थोड़ा सा क्विक व्यू ले लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले है प्रोटेक्शन ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स, कि डिप्लोमेटिक एजेंट्स को प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि वो वहाँ का नेशनल है। तो जितने भी डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं उनको ड्यू टू नेशनैलिटी प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स, कि अगर एक व्यक्ति एक स्टेट का नेशनल है और अगर वो कुछ क्राइम करता है या फिर कुछ भी रॉन्ग करता है तो स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो ये भी डिसाइड करने के लिए कि कौन सी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कहाँ का नेशनल है। थर्ड इज एक्सेप्टेंस ऑफ नेशनल्स, कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी एक स्टेट का नेशनल है तो उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको एज ए पर्सन, एज ए नेशनल एक्सेप्ट करे। मिलिट्री सर्विसेज भी अगर कभी किसी कंट्री को जरूरत पड़ती है, किसी स्टेट को जरूरत पड़ती है, तो वो अपने नेशनल से ले सकता है। तो किससे लिया जाएगा ये भी तो इसी बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो वहाँ का नेशनल है या नहीं है। एक्स्ट्राडिशन के जो प्रिंसिपल्स, जो पॉलिसीज अप्लाई होते हैं, जो रूल्स अप्लाई होते हैं, वो भी वहाँ के नेशनल्स पे ही अप्लाई होते हैं। एनिमी कैरेक्टर ड्यूरिंग वॉर, मान के चलिए दो कंट्रीज में या दो से ज्यादा कंट्रीज में वॉर चल रहा है
और ये डिसाइड करना है कि एक व्यक्ति जो है उसका स्टेटस क्या है, क्या वो एनिमी है या फिर एलियन है या फिर वो वहीं का नेशनल है। ये भी देखने के लिए देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति नेशनल है या नहीं है। और नेशनैलिटी कैसे डिसाइड होगी, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू। एंड ज्यूरिसडिक्शन, स्टेट्स एक्साइज क्रिमिनल एंड सिविल ज्यूरिसडिक्शन ओवर देयर नेशनल्स। तो जो ज्यूरिसडिक्शन एक्साइज किया जाता है स्टेट्स के द्वारा यानी कि कोर्ट्स के द्वारा, वो भी अपने नेशनल्स पे जो डिसाइड किया जाएगा, जो कि चाहे सिविल ज्यूरिसडिक्शन हो या फिर क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन हो, वो भी डिसाइड किया जाता है वहां की नेशनैलिटी के बेसिस पे। अब आ जाता है हमारे पास डोमिसाइल एंड सिटीजनशिप का कंसेप्ट। तो अभी हमने सबसे पहले क्या कंसेप्ट देखा, हमने देखा था नेशनैलिटी। अब हम देखेंगे डोमिसाइल क्या होता है। तो डोमिसाइल बेसिकली होता है, डोमिसाइल मींस द कंट्री दैट अ पर्सन ट्रीट्स एट देयर परमानेंट होम। वो प्लेस जिसको एक व्यक्ति वहां अपना परमानेंट होम मानता है, वो वहां का डोमिसाइल होता है। इट कंटिन्यूज इवन इफ अ पर्सन टेम्परेरीली मूव्स टू अनदर कंट्री। किसी और कंट्री में आप मूव कर गए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। डोमिसाइल डिसाइड होता है जिस प्लेस को एक व्यक्ति अपना परमानेंट होम मानता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ कि अगर एक श्रीलंकन सिटीजन टेम्परेरीली वर्क करने के लिए यूएसए में भी चला जाता है, टेम्परेरीली ना कि परमानेंटली, अपना होम तो आज भी अगर वो यूएसए को ही मान रहा है, श्रीलंका को ही मान रहा है, तो फिर माना जाएगा कि वो श्रीलंकन, उसके पास श्रीलंकन डोमिसाइल ही है, क्योंकि वो सिर्फ काम करने के लिए यूएसए गया है। ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट होम मान के उसको यूएसए गया है। तो डोमिसाइल क्या होता है, डोमिसाइल मीन्स द कंट्री दैट अ पर्सन ट्रीट्स एज देयर परमानेंट होम। जो परमानेंट होम जिस जगह को वो मान रहा है वहीं का डोमिसाइल कहलाएगा। तो फिर सिटीजनशिप क्या होती है, सिटीजनशिप जो होती है वो कंट्री टू कंट्री डिफर करती है। सिटीजनशिप को डिफाइन करने का तो मेथड होता है, वो होता है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी सिटीजनशिप डिसाइड करता है। साथ ही साथ सिटीजनशिप एक्ट है, वो भी डिफाइन करता है कि कौन इंडिया का सिटीजन होगा, और अगर किसी को सिटीजनशिप अक्वायर करनी है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो कौन कौन वहाँ के सिटीजन बने, पहले के लोग थे उनको भी सिटीजन माना गया, कोई और अगर आया है तो उसको भी सिटीजन अगर माना जाएगा तो किस प्रोसेस के थ्रू माना जाएगा। ये सब सिटीजनशिप एक्ट के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में भी दिया हुआ है फ्रॉम आर्टिकल नंबर 5 to 11। तो ये होती है हमारी सिटीजनशिप। अब देख लेते हैं हम कि सिटीजनशिप को अक्वायर करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है जस सैंग्विनिस और एक होता है जस सोली। तो जस सैंग्विनिस होता है जो कि है राइट ऑफ ब्लड। बेसिकली जब आपको सिटीजनशिप मिलती है ड्यू टू योर ब्लड रिलेशंस, तो माना जाता है कि आपको सिटीजनशिप मिली है जस सैंग्विनिस की वजह से। और उसके भी तीन प्रिंसिपल्स हैं। सिटीजनशिप किस तरीके से, तीन कौन कौन से चीजों से डिसाइड की जा सकती है। सबसे पहला है ब्लड रिलेशन, दूसरा है डिसेंट, एंड द थर्ड वन इज हेरिटेज ऑफ पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स की वजह से। और जो जस्ट सोली यानी कि राइट ऑफ सॉइल, कि आप जिस कंट्री में आपका बर्थ हुआ है वहां पे आपके पेरेंट्स का बर्थ हुआ है या नहीं हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे आप काम करते हो या नहीं करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्यू टू द सॉइल जिसपे आपका बर्थ हो गया है, अगर आपको उसकी वजह से सिटीजनशिप मिली है तो वो है जस्ट सोली। सिटीजनशिप इज एक्वायर्ड बाय बीइंग बोर्न विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री रिगार्डलेस ऑफ पेरेंट्स नेशनैलिटी। पेरेंट्स की नेशनैलिटी की वजह से जब कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपका बर्थ कहाँ हुआ है, सिर्फ अगर उस बेसिस पे आप वहां के सिटीजन हो तो माना जाएगा कि आपको मिली है सिटीजनशिप बाय जस्ट सोली। तो दो तरीके होते हैं, पहला है जस्ट सैंग्विनिस, द सेकेंड वन इज जस्ट सोली। अब आ जाता है हमारे पास मोड्स ऑफ एक्वायरिंग नेशनैलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है कि मोड्स क्या हैं और मोड्स ऑफ एक्वायरिंग क्या है, मोड्स ऑफ लूजिंग क्या है। तो 6 तरीके हैं जो हम इसमें देखने वाले हैं, जो है मोड्स ऑफ एक्वायरिंग। नाम याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाम से ही पूछा जाता है कि इज इट अ मोड ऑफ एक्वायरिंग नेशनैलिटी और अ मोड ऑफ लूजिंग नेशनैलिटी। तो जो फर्स्ट वन है मोड ऑफ एक्वायरिंग इज बाय बर्थ, मोस्ट नेचुरल मेथड ऑफ एक्वायरिंग नेशनैलिटी। इट इज बेस्ड ऑन जस्ट सैंग्विनिस जो हमने देखा था, और बाय जस्ट सोली आपको नेशनैलिटी मिल सकती है ड्यू टू ब्लड या फिर ड्यू टू सॉइल। नेशनैलिटी ऑफ पेरेंट्स इन्फ्लुएंस द नेशनैलिटी ऑफ चिल्ड्रन एट बर्थ। तो बाय बर्थ अगर आपको नेशनैलिटी मिली है तो इट इज अ मोड ऑफ एक्वायरिंग नेशनैलिटी, जैसा कि उसका नाम भी बता रहा है। द सेकेंड वन इज बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में क्या हो रहा है, नेचुरलाइजेशन में क्या हो रहा है, हमें नेशनैलिटी मिल रही है आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ कैसे, जब हम कुछ लीगल कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, और इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं बाय मैरिज, बाय लेजिटिमेशन, बाय एक्विजिशन ऑफ डोमिसाइल, बाय लॉन्ग रेजिडेंस। मतलब कि बर्थ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नेचुरलाइजेशन में हम कोई लीगल कंडीशंस जैसे कि रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के, या फिर कुछ इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे कि मैरिज की वजह से, या फिर एक्विजिशन ऑफ डोमिसाइल। आप बहुत टाइम से एक कंट्री को अपना परमानेंट प्लेस मानते हो, परमानेंट होम मानते हो, तो भी
ऐसा माना जाएगा कि भले ही आपका बर्थ वहाँ पे नहीं हुआ था बट फिर भी आप वहाँ के नेशनल हो, या फिर लॉन्ग रेजिडेंस बहुत टाइम से एक कंट्री में आप स्टे करने लगे हो तो भी वो आपका, आप वहाँ के आप सिटीजन माने जाओगे, वहाँ के आप डोमिसाइल माने जाओगे। तो ये हो गया बाय नेचुरलाइजेशन। अब आ जाता है हमारे पास थर्ड मेथड जो कि है बाय रिजम्पशन। रिजम्पशन मतलब क्या है, ये नाम याद रखना है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है कि रिजम्पशन इज अ मोड ऑफ एक्वायरिंग और लूजिंग। तो जैसा कि उसका नाम बता रहा है, री अजम्पशन मतलब कि जो चीज पहले चली गई थी वो अब वापस आ गई है। तो री अजम्पशन मतलब व्हेन अ पर्सन लूज नेशनैलिटी मे रीगेन इट आफ्टर कंप्लीटिंग लीगल फॉर्मेलिटीज, क्योंकि पहले आपके पास थी और चली गई बट जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो आपने फुलफिल कर दी, उसके बाद अगर नेशनैलिटी आपके पास वापस आ जाती है तो ऐसा माना जाएगा कि बाय रिजम्पशन आपके पास नेशनैलिटी आई है एंड इट इज अ मोड ऑफ एक्वायरिंग नेशनैलिटी। यूजुअली इन्वॉल्व्स टेकिंग एन ओथ ऑफ सिटीजनशिप। जो कुछ कंडीशंस फुलफिल करने का जो भी लीगल मेथड होता होगा वो करने के बाद इफ यू एक्वायर इट अगेन, रीअजम्प्ट इट, तो इट इज अ मोड ऑफ एक्वायरिंग। नेक्स्ट इज बाय सब्जुगेशन। इंपॉर्टेंट याद रखना है, नाम याद रखना है, इट इज अ मोड ऑफ एक्वायरिंग, लूजिंग का नहीं है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इज इट इज मोड ऑफ एक्वायरिंग और लूजिंग, तो इट इज अ मोड ऑफ एक्वायरिंग। सब्जुगेशन अकर्स व्हेन वन स्टेट डिफीट्स द अनदर स्टेट। और इसमें क्या होता है, citizens of the defeated state automatically acquire nationality of the conquering state। जो defeated state के nationals होते हैं वो कहाँ पे जाके merge हो जाते हैं, conquering state के national बन जाते हैं। याद रखने का क्या तरीका है, subjugation, तो सबसे याद रखना है SUB, subject to से आ गया सब, subject to में क्या हो रहा है, डिफीट हो रही है, डिफीट हो रही है यानी कि हार हो रही है एक कंट्री की दूसरी कंट्री से। तो जिस कंट्री के नेशनल हारे हैं वो जो कंट्री से जीते हैं उसमें जाके मर्ज हो जाएंगे, उनकी नेशनैलिटी वहां की हो जाएगी। तो यह है रिजम्पशन। रिजम्पशन में क्या हो रहा है, आपकी नेशनैलिटी चली गई थी बट बाय फॉलोइंग द लीगल फॉर्मेलिटीज आपको वापस मिल गई है। और सब्जुगेशन में क्या हो रहा है, एक कंट्री के नेशनल दूसरी कंट्री में जाके मर्ज हो जा रहे हैं, उनको वहां की नेशनैलिटी मिल रही है, कॉन्करिंग स्टेट की नेशनैलिटी मिल रही है। तो हमने 3 पढ़े मेथड, पहला है 4 पढ़ लिए, पहला है बर्थ, दूसरा है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में क्या हो रहा है, लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो करने के बाद, लीगल कंडीशंस को फॉलो करने के बाद, जैसे कि मैरिज, लॉन्ग रेसिडेंस, इस तरीके की चीजें जो आ जाती है वो है नेचुरलाइजेशन में। रिजम्पशन में है, रिजम्पशन में रीअजम्पशन मतलब कि कोई चीज जो चली गई थी वो वापस आ रही है, लूजिंग के बाद वापस गेनिंग हो रहा है। सब्जुगेशन में एक कंट्री दूसरी कंट्री से डिफीट हुई है तो जो कंट्री जीती है, कॉन्करिंग स्टेट है, उसमें नेशनैलिटी जा रही है डिफीटेड स्टेट्स के नेशनल की। फिफ्थ इज बाय सेशन। सेशन मतलब कि व्हेन टेरिटरी ऑफ वन स्टेट इज ट्रांसफर टू अनदर कंट्री, अनदर स्टेट या अनदर टेरिटरी। तो एक कंट्री पहले, छोटी कंट्री फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटी कंट्री है उसको गवर्न करने के लिए कोई कुछ गवर्नमेंट वगैरह नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है कई बार कि उस टेरिटरी को दूसरी किसी बड़ी टेरिटरी में मर्ज कर दिया जाता है ताकि उसका भी गवर्नमेंट ठीक तरीके से हो सके, उसका गवर्नेंस ठीक तरीके से हो सके। जैसे अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इंडिया में जो सिक्किम था वो 1975 तक अलग था, बट 1975 के बाद इंडिया को सिक्किम को इंडिया का पार्ट बना दिया गया, तो जो सिक्किम के नेशनल्स थे वो इंडिया के नेशनल्स बन गए। तो इट इज बाय सेशन, नाम याद रखना है, नाम बहुत कंफ्यूज करता है। सेशन इज मोड ऑफ एक्वायरिंग नेशनैलिटी एंड द लास्ट वन इज रजिस्ट्रेशन, अ पर्सन मे रजिस्टर इन अदर कंट्री। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से मोड्स ऑफ एक्वायरिंग नेशनैलिटी पढ़े थे। तो सबसे पहला था हमारे पास बाय बर्थ, सेकंड इज नेचुरलाइजेशन, थर्ड इज रिजम्पशन, फोर्थ इज सब्जुगेशन, फिफ्थ इज सेशन एंड द लास्ट वन इज रजिस्ट्रेशन। अब आ जाता है हमारे पास मोड्स ऑफ लूजिंग नेशनैलिटी, इनके भी नाम याद रखने जैसे हमने पहले रखे। तो सबसे पहला है बाय रिलीज। रिलीज मतलब एक पर्सन जो वॉलंटरली अपनी नेशनैलिटी को छोड़ रहा है। दूसरा है बाय डेप्रीवेशन, स्टेट रिमूव करती है नेशनैलिटी फॉर ब्रीच ऑफ लॉज। ब्रीच ऑफ लॉज के लिए स्टेट जो है वो डिप्राइव कर रही है, डेप्रीवेशन इज फ्रॉम डिप्राइव। तो स्टेट ने क्योंकि आपने कोई लॉ को ब्रीच कर दिया इसलिए आपकी नेशनैलिटी ले ली है। पहला इज रिलीज, रिलीज में आप अपने मन से अपनी नेशनैलिटी को छोड़ रहे हो। डेप्रीवेशन में जो वहाँ की स्टेट, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपकी नेशनैलिटी को छीन रही है ड्यू टू वायलेशन ऑफ लॉज। द नेक्स्ट वन इज बाय एक्सपायरेशन, नेशनैलिटी में एक्सपायर ड्यू टू लॉन्ग स्टे अब्रॉड इन सम अदर स्टेट, क्योंकि आप बहुत टाइम से एक दूसरे कंट्री में रह रहे थे तो जो आपकी नेशनैलिटी है वो चली गई। ये सब रूल्स डिसाइड करते हैं कंट्री के, अपने खुद के रूल्स होते हैं, वो डिसाइड करता है कि एक व्यक्ति अगर इतने टाइम तक हमारे यहाँ रहता है या इससे ज्यादा टाइम अब्रॉड में चला जाता है तो उसकी नेशनैलिटी कहाँ की मानी जाएगी। इंडिया में भी वही सिटीजनशिप एक्ट और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिसाइड करता है। तो बाय एक्सपायरेशन इज द मोड ऑफ लूजिंग नेशनैलिटी। रिनाउंसिएशन इज द मोड ऑफ लूजिंग नेशनैलिटी। अ पर्सन voluntarily renounces nationality usually when acquiring nationality of another state। दो थे, पहला हमने देखा था बाय रिलीज, इसमें voluntarily acquire, voluntarily lose कर रहा है।
बट दूसरी कंट्री में लेने के लिए या नहीं, इसमें ये नहीं लिखा है। बट जो रिनाउंसिएशन वाला पॉइंट है उसमें क्या बोला है, क्योंकि वॉलंटरली क्यों रिनाउंस कर रहा है, क्योंकि उसको दूसरी कंट्री में अपनी नेशनैलिटी चाहिए। एंड बाय सब्सटीट्यूशन वन नेशनैलिटी इज रिप्लेस बाय अनदर, कि एक जगह से दूसरी जगह पे नेशनैलिटी को शिफ्ट कर देना इज बाय सब्सटीट्यूशन। पर्सन लूजेस ओल्ड नेशनैलिटी एंड एक्वायर्स न्यू नेशनैलिटी, सो इट इज अ मोड ऑफ लूजिंग नेशनैलिटी। तो ये 5 तरीके हैं जिससे नेशनैलिटी लूज की जा सकती है। कौन कौन सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बाय रिलीज, बाय डेप्रीवेशन, बाय एक्सपायरेशन, बाय रिनाउंसिएशन एंड बाय सब्सटीट्यूशन। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है स्टेटलेसनेस। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टेटलेसनेस, मतलब कि कुछ ऐसे लोग जिनके पास नेशनैलिटी किसी भी स्टेट की नहीं है, वो वहां रह तो रहे हैं बट पता ही नहीं है कि वो वहाँ के नेशनल है भी कि नहीं, मतलब कि रजिस्टर्ड लोग नहीं है, उनके पास कोई नेशनैलिटी नहीं है, उनको बोला जाता है स्टेटलेसनेस या स्टेटलेस व्यक्ति। तो क्या डेफिनेशन है, स्टेटलेस पर्सन इज समवन हु इज नॉट कंसिडर्ड अ नेशनल बाय एनी स्टेट अंडर इट्स लॉज। वहाँ के लॉज के तहत वहाँ को उसको उस व्यक्ति को वहाँ का नेशनल नहीं माना गया है, यही है स्टेटलेसनेस। प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस की जाती है अगर कोई वहाँ पे एक कंट्री में अगर बहुत ज्यादा स्टेटलेस पर्सन है, तो क्या क्या प्रॉब्लम वो कंट्री फेस कर सकती है। तो इट इज लैक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, डिफिकल्टी इन एम्प्लॉयमेंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो क्योंकि वहाँ पे ज्यादा लोग हैं, वहाँ पे उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो कैसे एक कंट्री एजुकेशन देगी स्टेटलेस व्यक्ति को, वहाँ का हेल्थ केयर कैसे मैनेज करेगी, एम्प्लॉयमेंट में डिफिकल्टी होगी, एक्सप्लॉयटेशन के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाएंगे और डिस्क्रिमिनेशन होने के भी चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज की प्रॉब्लम फिर होगी ही होगी। तो स्टेटलेसनेस को यूएनएचसीआर खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इट इज एम टू एंड स्टेटलेसनेस ग्लोबली, क्योंकि जितनी ज्यादा स्टेटलेसनेस होगी उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी रिसोर्सेज को मैनेज करने में, समझने में कि एक कंट्री को कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, इकोनॉमिक कंडीशंस को मेंटेन करने में भी फिर प्रॉब्लम आएगी। अब आ जाता है हमारे पास इमिग्रेंट कौन होते हैं। तो इमिग्रेंट इज अ पर्सन हु कम्स टू लिव परमानेंटली इन अदर कंट्री। तो कौन है इमिग्रेंट, जो कि अपनी कंट्री को छोड़ के एक दूसरी कंट्री में जाकर के रह रहा है, परमानेंटली रह रहा है, वो है इमिग्रेंट वहाँ का। और हर कंट्री में जो इमिग्रेशन की प्रोसेस होती है वो अलग होती है, हर कंट्री के लॉज अलग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई व्यक्ति इमिग्रेंट बन सकता है या नहीं बन सकता। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच वन कंट्री लीव हिज ओन कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। अब आ जाता है हमारे पास कॉमन कॉजेज क्या होते हैं इमिग्रेशन के। सबसे पहला है परसिक्यूशन, सेफ्टी फ्रॉम परसिक्यूशन। अगर डर लग रहा है कि मेरा परसिक्यूशन हो सकता है, किसी व्यक्ति का परसिक्यूशन हो सकता है, तो वो दूसरी कंट्री में इमिग्रेट कर सकता है। मैरिज एंड फैमिली रीजंस, बहुत कॉमन चीज है ये। बेटर जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, गुड एजुकेशन के लिए, पॉवर्टी की वजह से, पुअर लिविंग कंडीशंस की वजह से, वॉर, कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस की वजह से, ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग इमिग्रेट कर लेते हैं। अब आ जाता है हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमिग्रेशन, मतलब कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होंगे। अगर कोई एक व्यक्ति दूसरी कंट्री में जाके रह रहा है तो वहाँ के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होंगे, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होंगे। पॉजिटिव इफेक्ट में आ जाएगा कि भाई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन रेमिटेंसेस के थ्रू इंप्रूव होती है, कि अगर कोई दूसरी कंट्री में जाके रह रहा है, वहाँ उसको अच्छी जॉब मिली है, तो वो क्या करेगा, अपनी कंट्री में अपने पेरेंट्स को पैसे वगैरह भेजेगा, तो वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होगी। डेवलप्स कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी एंड प्रमोट्स कल्चरल डिफ्यूजन जो बहुत बढ़ जाता है कई बार, उसको भी डिफ्यूज करने में आसानी होती है। बट इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कि अगर कुछ लोग एक ही पर्टिकुलर कंट्री में, पर्टिकुलर एरिया में रहना स्टार्ट करेंगे, तो रिसोर्सेज तो उस कंट्री के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए उतने ही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे रिसोर्सेज के लिए मारामारी होगी, यानी कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने के भी बहुत चांसेस हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, साथ ही साथ पॉल्यूशन के भी। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स हो गए, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है फॉर जॉब्स एक्सेट्रा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होती है थ्रू रेमिटेंसेस, कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, कल्चरल डिफ्यूजन को प्रमोट किया जा सकता है। बट नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ सकता है, पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ सकती हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और पॉल्यूशन के चांसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है हमारे पास रिफ्यूजी। तो हमने पढ़ लिया नेशनैलिटी, पढ़ लिया, उसके बाद हमने इमिग्रेंट पढ़ लिया, और हम पढ़ रहे हैं अब रिफ्यूजी। रिफ्यूजी की डेफिनेशन क्या है, कौन होता है रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजी इज अ पर्सन फोर्स टू फ्ली हिज हर ओन कंट्री बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन, वायलेंस और फियर ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन के डर से, यानी कि उस कंट्री को चार्ज किया जा, उस व्यक्ति को चार्ज किया जा सकता है फॉर क्राइम, फॉर अ लॉ, फॉर वायलेशन ऑफ एक्ट। उसकी डर से अगर एक व्यक्ति मतलब बेसिकली फ्ली कर रहा है अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में, तो वो रिफ्यूजी है। बट ये जो फियर ऑफ परसिक्यूशन है, इसके कुछ रीजंस हैं। रीजंस क्या है कि उसको परसिक्यूट किया जाएगा ड्यू टू इट्स रेस, हिज रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, पॉलिटिकल ओपिनियन,
मेंबरशिप ऑफ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप या फिर वॉर एंड एथनिक वायलेंस, इन सब रीजंस की वजह से उसको डर है कि परसिक्यूशन होगा। और जब ऐसे केस में वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, अपनी खुद की कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो माना जाएगा कि वो रिफ्यूजी है। फिर से देख लेते हैं कि रीजंस क्या क्या है। पहला है रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, पॉलिटिकल ओपिनियन, मेंबरशिप ऑफ सोशल ग्रुप और वॉर एंड एथनिक वायलेंस। ये कुछ रीजंस हैं। इन रीजंस की वजह से अगर कोई अपनी कंट्री छोड़ करके दूसरी कंट्री में जा रहा है तो माना जाएगा कि वो वहाँ का रिफ्यूजी है। रिफ्यूजी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को। और सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्यूजी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं कौन कौन सी? सीरिया, अफगानिस्तान, साउथ सुडान, म्यांमार एंड सोमालिया। अब आ जाता है हमारे पास 1951 का जो जेनेवा कन्वेंशन है रिफ्यूजीज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन से आर्टिकल पे बेस्ड है? ये क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट में। ये है आर्टिकल 14 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 14 जो है वो भी कुछ रिफ्यूजी के बारे में बात करता है। देखते हैं वो क्या बोलता है। तो ये बोलता है कि एक पर्सन के पास राइट टू सीक असाइलम है फ्रॉम परसिक्यूशन। इंपॉर्टेंट, राइट टू सीक असाइलम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइट टू असाइलम एंड राइट टू सीक असाइलम। आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू सीक असाइलम देता है, क्योंकि एक व्यक्ति को असाइलम होगा या नहीं होगा, उसको असाइलम मिलेगा या नहीं मिलेगा। असाइलम मतलब होता है शरण मिलेगी या नहीं मिलेगी दूसरी कंट्री में, ये डिपेंड करता है कि वहां के रूल्स पे। बट उसके पास राइट तो है, तो राइट टू सीक असाइलम, मांगने का अधिकार है, मिलेगा या नहीं मिलेगा वहां के रूल्स लॉस पे डिपेंड करेगा। तो आर्टिकल 14 जो है वो असाइलम लेने का, मांगने का अधिकार देता है फ्रॉम परसिक्यूशन। और ये जो जेनेवा कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी है ये इसी पे बेस्ड है। एक्चुअली में जो रिफ्यूजीज पे जितनी भी कन्वेंशन है वो आर्टिकल 14 पे ही बेस्ड है, क्योंकि असाइलम का राइट ही आर्टिकल 14 देता है। बट वो राइट सिर्फ उस केस में देता है जहां पे डर है प्रोसिक्यूशन से। अब आ जाता है अडॉप्ट कब हुई थी ये कन्वेंशन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। 1951 में अडॉप्ट हुई थी। 145 स्टेट्स ने इसको रेटिफाई किया था। इंपॉर्टेंट है इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया था। तो 1951 की जेनेवा कन्वेंशन किस चीज पे है? रिफ्यूजी पे है। कौन से आर्टिकल पे बेस्ड है? ये आर्टिकल 14 पे बेस्ड। कौन किस चीज का आर्टिकल? 14 यूडीएचआर का। यूडीएचआर का आर्टिकल 14 होता है राइट टू सीक असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन। 1951 में अडॉप्ट हुई थी, रेटिफाई की थी 145 स्टेट्स ने, और इंडिया ने उसको रेटिफाई नहीं किया था। सबसे इंपॉर्टेंट। अब आ जाता है हमारे पास रिफ्यूजी कन्वेंशन के कुछ मेजर प्रोविजंस। तो वही है कि रिफ्यूजी को डिफाइन करता है। रिफ्यूजी के पास कुछ ड्यूटीज होती हैं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन। रिफ्यूजी गेट ट्रीटमेंट सिमिलर टू एलियंस। पर्सनल स्टेटस गवर्न बाय लॉ ऑफ डोमिसाइल रेजिडेंस एंड रिफ्यूजी गेट फ्री एक्सेस टू कोर्ट्स। इस तरीके के कुछ राइट्स होते हैं, ये बेसिकली रिफ्यूजी कन्वेंशन में लिखे हुए हैं। अब आ जाता है हमारे पास इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस। कौन होते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस? अ पर्सन फोर्स्ड टू फ्ली होम बट हु डज नॉट क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। रिफ्यूजी में हमने क्या देखा कि एक व्यक्ति ने अपना बॉर्डर्स को क्रॉस कर दिया है और दूसरी कंट्री में असाइलम मांग लिया है, वो है रिफ्यूजी। बट इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कौन है? जो अपनी कंट्री छोड़ चुका है बट दूसरी कंट्री में भी अभी नहीं गया है, मतलब अपने बॉर्डर से बाहर निकला है बट दूसरे किसी बॉर्डर में भी नहीं गया है, वो है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। कि वो इंटरनली ही कहीं डिस्प्लेस हो गया है, अपनी ही कंट्री में कहीं डिस्प्लेस हो गया है, दैट इज इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। और इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला कॉज है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, दूसरा है इंटरनल वायलेंस एंड तीसरा है नेचुरल डिजास्टर्स। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो जाएं। तो वही मान के चलो किसी कंट्री में बहुत ज्यादा आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो गए जिसकी वजह से कुछ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और दूसरी जगह जा रहे हैं, बट उनके पास कोई और जगह नहीं मिल रही है उनको रहने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो आईडीपीज बन जाएंगे। वैसे ही अगर एक कंट्री में बहुत इंटरनल वायलेंस चल रहा है किसी भी चीज को लेके जिसकी वजह से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और फिर वो उनको नहीं मिल पा रहा है कोई दूसरी जगह घर, तो वो भी होगा आईडीपीज। और नेचुरल डिजास्टर्स तो बहुत कॉमन रीजन है, इंडिया में तो बहुत ही कॉमन रीजन है, नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं जिसकी वजह से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, वो आईडीपीज बन जाते हैं। फिर गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज वगैरह बना के या फिर उनको मदद करती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आईडीपी रिमेन अंडर प्रोटेक्शन ऑफ देयर ओन गवर्नमेंट। उनको किसी दूसरे गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो अपनी ही गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में रहते हैं, क्योंकि इन सब चीजों का जो मेन एम है वो यही है कि प्रोटेक्ट करके रखना है ऐसे लोगों को जिनके पास उनका खुद का कोई प्लेस नहीं है रहने के लिए। उनका प्रोटेक्शन ही ये सारे रूल्स को बनाने का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कंट्रीज विथ लार्ज आईडीपी पॉपुलेशन कौन कौन सी हैं? कोलंबिया, सीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और सोमालिया। ये सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे आईडीपीज बहुत ज्यादा है। अब आ जाता है हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है एक्स्ट्राडिशन का। एक्स्ट्राडिशन मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली सरेंडर ऑफ एन एलिजेड और कन्विक्टेड क्रिमिनल बाय वन स्टेट टू अनदर। एक्स्ट्राडिशन बेसिकली एक ऐसी टर्म है जो ये बताती है कि अगर एक व्यक्ति एक अपनी कंट्री में है कोई क्राइम करके
कोई लॉ वायलेट करके दूसरी कंट्री में फ्ली करके चला जाता है, तो एक्स्ट्राडिशन की जो ट्रीटी होती है उसमें लिखा हुआ होता है कि ऐसा व्यक्ति अगर दूसरी कंट्री में गया है तो वो कंट्री उसको वापस जहाँ पे उसने क्राइम किया है उनको वापस देगी, ताकि उसको प्रोसिक्यूट किया जा सके, ताकि उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सके। तो ये है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन में क्या होता है, जिस कंट्री में वो भाग के आया होता है क्रिमिनल, उसको सरेंडर कर दिया जाता है उस कंट्री को जहाँ पे उसने क्रिमिनल एक्ट किया है। तो इट इज बेसिकली सरेंडर ऑफ एन एलिजेड और कन्विक्टेड क्रिमिनल। एलिजेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी कोई क्राइम प्रूव नहीं हुआ है, उसका कोई उसने लॉ वायलेट किया है, कोई ऑफेंस किया है, यदि प्रूव नहीं हुआ है तो इट इज एलिजेड और कन्विक्टेड क्रिमिनल। और कई बार क्या होता है, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स मतलब उनको सजा मिल चुकी है, उनके अगेंस्ट केस डिसाइड हो चुका है, उसके बाद भी वो उसके बाद भाग जाते हैं दूसरी कंट्री में। तो चाहे एलिजेड हो या फिर कन्विक्टेड क्रिमिनल हो, उसको सरेंडर करना वन स्टेट के द्वारा दूसरे स्टेट को। इसका पर्पस है प्रिवेंट क्रिमिनल्स फ्रॉम एस्केपिंग पनिशमेंट बाय फ्लीइंग टू अनदर कंट्री, क्योंकि अगर उसको डर होगा कि वो दूसरी कंट्री में भी भाग के जाता है तो वापस उसको अपनी कंट्री में आ सकता है, तो फिर वो क्राइम करने से पहले ही डरेगा। और डेफिनेशन जो है इसकी 3 है, स्टारके, ओपनियम और लॉरेंस की। स्टारके ने अपनी डेफिनेशन में बोला एक्स्ट्राडिशन इज सरेंडर ऑफ अक्यूज्ड, ओपनियम ने बोला है डिलीवरी ऑफ अक्यूज्ड, एंड लॉरेंस ने बोला है सरेंडर ऑफ इंडिविजुअल। तो इन्होंने बोला है सरेंडर ऑफ अक्यूज्ड, इन्होंने बोला है सरेंडर ऑफ इंडिविजुअल, बट ओपनियम ने बोला है डिलीवरी ऑफ अक्यूज्ड। क्योंकि ये 3 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको याद रखने का तरीका है स्टारके सरेंडर ऑफ अक्यूज्ड, लॉरेंस इज सरेंडर ऑफ इंडिविजुअल, एंड ओपनियम इज डिलीवरी ऑफ अक्यूज्ड। क्योंकि यूजीसी नेट इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछता है, इसलिए जरूरी है कि ये सारी डेफिनेशंस थोड़ी थोड़ी दिमाग में हो कि किसने क्या बोला है। अब आ जाता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ एक्स्ट्राडिशन। तो वही सारे कॉमन इंपॉर्टेंस है कि प्रिवेंट्स क्रिमिनल फ्रॉम एस्केपिंग जस्टिस। दूसरा है बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी, मतलब कि जब भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन होती है तो वो आपस में होती है कि एक कंट्री, इस कंट्री का व्यक्ति दूसरी कंट्री में जा रहा है या दूसरी कंट्री का एक पहली कंट्री में आ रहा है, तो दोनों ही कंट्रीज आपस में एक दूसरे को हेल्प करके सरेंडर करने में। एक्ट्स एज डेटरेंट, हेल्प्स रिटर्न क्रिमिनल्स टू प्रॉपर जुरिस्डिक्शन, कंट्रोल्स ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म, प्रमोट्स पीस एंड सिक्योरिटी। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंस है कि भाई पीस और सिक्योरिटी बनी रहेगी। पीस और सिक्योरिटी कैसे, कि हर व्यक्ति जो क्राइम कर रहा है, जो ऑफेंस कर रहा है, अगर उसको पनिशमेंट मिलेगी तो एक कंट्री में पीस बना रहता है, ये डर नहीं होता कि वो दूसरी कंट्री में जाके अपने आप को बचा सकता है। भाई ट्रैफिकिंग वगैरह कंट्रोल रह सकता है, ऑर्गेनाइज क्राइम को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और टेररिज्म को भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि सारी कंट्रीज जब आपस में मिली होंगी या 2-4 कंट्री आपस में मिली होंगी तो वो इस तरीके के क्राइम को होने से रोक सकती है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होती है, तो इट इज अ बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स फॉर सरेंडर ऑफ अक्यूज्ड पर्संस। इसके फीचर्स क्या है, रिक्वायर्स प्राइमा फेसाई क्रिमिनल केस। ऑफ कोर्स अगर एक व्यक्ति दूसरी कंट्री में गया है फ्ली करके, तो आप उसको अपनी कंट्री में तभी बुला सकते हो जब आपके पास कोई प्राइमा फेसाई एविडेंस हो, वरना उस कंट्री पे फाउंडेशन नहीं लगाया जा सकता है कि उसको वापस भेजा जाए। इट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर एक्स्ट्राडिशन। और इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की हुई है। अब आ जाता है हमारे पास एक्स्ट्राडिशन इन इंडिया। तो कौन से एक्ट से गवर्न होता है एक्स्ट्राडिशन? एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 से गवर्न होता है इंडिया में। 1962 का एक्स्ट्राडिशन एक्ट है। अब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इसका पहला आर्टिकल 34B क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें प्रोसीजर दिया अरेस्ट और एक्स्ट्राडिशन करने के लिए फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स का। अगर कोई क्रिमिनल भाग जाता है तो उसको किस तरीके से अरेस्ट और एक्स्ट्राडिट किया जाएगा, ये आर्टिकल 34 में दिया है। और अगर सीआरपीसी की बात करें तो इसका एक तो 41 सेक्शन 1 क्लॉज G है, जो ये बोलता है अलाउ करता है अरेस्ट ऑफ फ्यूजिटिव क्रिमिनल विदाउट वारंट इन सर्टेन केसेस। अगर कोई फ्यूजिटिव क्रिमिनल है तो उसके लिए वारंट हर बार जरूरी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 14 बताता है कि किस तरीके से अरेस्ट होगा, कौन से केसेस में अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट और कौन से केसेस में विथ वारंट। तो फ्यूजिटिव क्रिमिनल का जो अरेस्ट होता है वो विदाउट वारंट भी हो सकता है। ये पावर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज G में दी गई है। और 188 का सीआरपीसी का है, वो बोलता है कि ट्रायल इन इंडिया फॉर ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया रिक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन। क्योंकि ये एक्स्ट्राडिशन एक्ट में भी लिखा हुआ है कि अगर आपको ट्रायल करना है ऐसे ऑफेंसेस के लिए जो इंडिया के बाहर हुए हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कि वो ऑफेंस को ट्राई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अब आ जाता है इंटरनेशनल कन्वेंशंस। 2011 में इंडिया ने रेटिफाई किया है 2 कन्वेंशंस को, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एंड यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब आ जाता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है असाइलम, जो कि इतनी देर से वैसे हम जनरली देख रहे थे। इट इज अ प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय अ स्टेट टू पर्सन्स फेसिंग डेंजर इन देयर होम कंट्री। जब उनको लगता है कि उनकी खुद की कंट्री में उनके ऊपर डेंजर है फ्रॉम परसिक्यूशन, तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्री में जाके
शरणार्थी बन सकते हैं। रीजंस क्या हो सकते हैं? रिलीजन, पॉलिटिकल ओपिनियन, एथनिसिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इन कुछ रीजंस की वजह से उनको डर है कि उनका परसिक्यूशन हो सकता है, तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्री में जाकर के उनसे हेल्प ले सकते हैं। अब जब स्टेट एक्चुअली में दे देती है असाइलम, तो माना जाता है कि उनको असाइलम मिल गया है। वो हर कंट्री की अपना प्रोसेस होता है कि जिससे आप असाइलम ले सकते हो। असाइलम सीकर कौन है? पर्सन हु फॉर्मली अप्लाइज फॉर असाइलम एंड वेट्स फॉर डिसीजन ऑन द एप्लीकेशन। पूरी एप्लीकेशन प्रॉपर देनी पड़ती है कि आपको असाइलम की जरूरत कौन सी कंट्री से है और क्यों है। बच जाता है हमारे पास राइट टू असाइलम, वही हमने देख लिया है। आर्टिकल 14 यूडीएचआर का बोलता है एवरीवन हैज द राइट टू सीक एंड एंजॉय असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड इट इज सपोर्टेड बाय 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन इंपॉर्टेंट और 1961 प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू रिफ्यूजीज। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में बहुत बार आया है कि कौन कौन सी कन्वेंशन और उसका प्रोटोकॉल है। तो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 की और उसका जो प्रोटोकॉल है वो आया है 1967 में। इंपॉर्टेंट। अब आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है टाइप्स ऑफ असाइलम। दो तरीके के होते हैं, एक होता है टेरिटोरियल असाइलम और एक होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। नाम बता रहे हैं टेरिटोरियल असाइलम मतलब जो आपको अपनी खुद की टेरिटरी में मिल रहा है वो है टेरिटोरियल असाइलम। इट इज ग्रांटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट कंसिडर्ड एन एस्पेक्ट ऑफ टेरिटोरियल सोवरेनिटी। तो जब असाइलम आपको जिस कंट्री में मांगा है उसी कंट्री ने अपनी बाउंड्रीज में दे दिया, अपनी विद इन द बाउंड्रीज में दे दिया, तो माना जाएगा वो टेरिटोरियल असाइलम है। बट जब उस कंट्री ने तो दिया बट अपनी खुद की बाउंड्रीज में नहीं दिया, उसके बाहर दिया, तो वो माना जाता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एम्बेसीज, कि अगर एक व्यक्ति ने हमसे असाइलम मांगा है बट वो हमसे बहुत दूर रह रहा है, वो उसकी कंट्री बहुत जहाँ पे वो रह रहा है एक्चुअली में वो बहुत दूर है, तो हम उसको हमारी कंट्री के एम्बेसीज में, बहुत सारी कंट्रीज में एक कंट्री की एम्बेसी होती है, तो वो किसी भी एम्बेसी में असाइलम दे सकते हैं, क्योंकि जो एम्बेसीज होती हैं वो उस कंट्री का पार्ट माना जाती है जहाँ की वो एम्बेसी है। तो इंडिया की अगर एम्बेसी किसी कंट्री में बनी हुई है और इंडिया को उसको असाइलम देना है, तो वो इंडिया की विद इन बाउंड्री दे सकते हैं और बाउंड्री के बाहर असाइलम में भी दे सकते हैं, वही क्योंकि जैसे कि एम्बेसीज होती है वो इंडिया का ही पार्ट माना जाता है। तो ये कंसेप्ट था असाइलम और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम का। अब आ जाता है, अब हम इसके बाद के जो लेक्चर्स हैं उसमें हम PYQs कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।